हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता संघर्ष। वास्तव में हम इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। और स्वतंत्रता संघर्ष ये मॉडर्न का ही एक पार्ट है। स्वतंत्रता संघर्ष आज हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव व विकास। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव व विकास हुआ, इसका कारण क्या था? तो पहला कारण है कि 1857 के विद्रोह की असफलता, घृणा व प्रतिशोध का जन्म। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। इसमें हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़े थे। इसमें जातीय कटुता आ गई थी, गोरे कालों का भेद हो गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने यहां से अपनी पॉलिसी बदल दी और अब हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने अर्थात फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण किया था। नेक्स्ट कारण है राजनीतिक एकता की स्थापना। राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव का दूसरा कारण है कि राजनीतिक एकता की स्थापना, और इसमें विशेष योगदान ये संचार माध्यमों का था। संचार माध्यमों ने पूरे देश में एकता ला दी। जैसा कि एडिसन अर्नाल्ड ने कहा था, एडिसन अर्नाल्ड, ये पूछा गया है प्रश्न। एडिसन अर्नाल्ड ने कहा था कि रेलवे, विशेषकर रेलवे के परिप्रेक्ष्य में, कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य करेगी जो बड़े बड़े राजवंशों ने नहीं किया, जो अकबर अपनी दयाशीलता तथा टीपू अपनी उग्रता द्वारा नहीं कर सके, अर्थात भारत को वे एक राष्ट्र नहीं बना सके, और वह कार्य जो है रेलवे करेगी। इसी प्रकार आप जानते हैं कि डाक व्यवस्था, ये भारतीय डाक व्यवस्था तथा तारों ने, मीन्स ये बिजली के तारों ने क्रांति ला दी थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीयता के प्रेरक साहित्य व प्रेस। ध्यान रखेंगे कि प्राचीन भारत के शोधकर्ताओं एवं पुरातत्वविदों, विशेषकर पुरातत्वविद कनिंघम का योगदान है। तो पुरातत्वविदों ने ये महान भारत का चित्र प्रस्तुत किया और भारतीय उनके द्वारा खोजे गए अतीत पर गौरवान्वित हुए, गर्व महसूस किए हुए। इसी प्रकार समाचार पत्र, उस समय के तत्कालीन समाचार पत्र थे, वो राष्ट्रवाद का दर्पण बनकर उभरे। नेक्स्ट कारण है अंग्रेजी भाषा का प्रचार व प्रसार। आप जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा नीति दी जा रही थी, उससे ये पाश्चात्य विद्वानों के बारे में जानकारी मिली। पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा जो स्वतंत्रता, समता व राष्ट्रीयता की भावनाएं जागृत हुई, और विशेषकर अंग्रेजी भाषा ने ये पूरे देश को ये संपर्क भाषा के रूप में स्थापित होकर जोड़ दिया था। तो अंग्रेजी भाषा, यद्यपि लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन के प्रभुत्व के कारण ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अनेक तत्वों का जन्म हुआ था जो ब्रिटिश सरकार के लिए चुनौती बन गई थी। इसी तरह
एक अंग्रेजी भी है। अभी भी जानते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ था, उसमें अंग्रेजी का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि कोई बांग्ला बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, एक दूसरे की भाषा नहीं जान पाएंगे, न उनके विचारों को जान पाएंगे। इसलिए अंग्रेजी एक ऐसी माध्यम थी जिससे पूरे देश को एक दूसरे के विचारों को जोड़ने का काम किया था। नेक्स्ट, सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। ध्यान रखेंगे कि इस आंदोलन से जनमत जुटाने में सफलता मिली और जो हमारी प्रचलित परंपराएं थी, उन परंपराओं को पुनः परीक्षण शुरू हुआ। हमारी जो सामाजिक प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, नरबली हो, इन तमाम तरह के जो प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को तर्क की कसौटी पर ये कसा जाने लगा, अर्थात पुनः उन प्रचलित परंपराओं और रीति रिवाजों का परीक्षण शुरू हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां। ध्यान रखेंगे कि ईसाई जो मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरियों 1813 के एक्ट के माध्यम से इनको अनुमति मिली हुई थी कि वो कानून सम्मत उद्देश्यों से भारत में जा सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ईसाई मिशनरियों ने ये कहा कि भारतीयों का धार्मिक और सामाजिक जीवन ये गिरा हुआ है, उन पर सदैव विदेशियों ने शासन किया है। राष्ट्रवादियों ने बदले में कहा कि हमारी प्राचीन जो साहित्य था, दर्शन था, विज्ञान और कला थी, उसका कोई सानी नहीं था। मीन्स भारतीय राष्ट्रवादियों ने अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान दर्शन को खो निकाला, लेकिन राष्ट्रवादियों ने भूल कर दी। उन्होंने प्राचीन काल को तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, मध्यकाल को नजरअंदाज किया, और यही नहीं बल्कि अकबर के सामने राणा प्रताप और औरंगजेब के सामने शिवाजी को नायक के रूप में पेश किया, हीरो के रूप में पेश किया। इसका अप्रत्यक्ष परिणाम ये निकला कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और ब्रिटिश सरकार ऐसे ही मौके की तलाश में थी। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। विशेषकर ये दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों के साथ भेदभाव बरपा जा रहा था। बर्मा युद्ध में भारतीयों ने जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इनके अनुसार समुद्र को लागना मना था। इसी तरह अफगान युद्ध का भी राष्ट्रवादियों ने विरोध किया था। बर्मा को भारत में मिलाया गया, बर्मा को भारत में शामिल करने पर भी राष्ट्रवादियों ने विरोध किया था। अर्थात इन राष्ट्रवादी घटनाओं से राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षित भारतीयों में संतोष। जो अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय थे, जो विदेशों में अध्ययन किए हुए थे, उन्होंने अपने निष्कर्षों, अपने शोधों द्वारा सिद्ध कर दिया कि भारत की दरिद्रता का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां हैं। सरकार भारत को एक औपनिवेशिक साम्राज्य के रूप में स्थापित करना चाहती है, और यह कार्य करने वाले थे विशेषकर आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे, महादेव गोविंद रानडे तथा दादा भाई नौरोजी ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत को ब्रिटेन एक औपनिवेशिक देश बनाना चाहता है, और भारत में गरीबी का मूल कारण ब्रिटिश सरकार की आर्थिक औपनिवेशिक नीतियां हैं। इसी तरह गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन की नीतियां भी काफी हद तक राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने विदेशी कपड़ों पर आयात कर बढ़ा दिया था। इसी तरह उनके द्वारा लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट,
बारनाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा ये देसी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसको मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहते हैं। ये प्रेस को पूरी तरह जो हिंदी भाषी पेपर थे उनको रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी तरह 1877 में उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन करके दिल्ली दरबार का आयोजन करके महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था। तो ऐसे ये द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रवादी नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान पर इस तरह का अनावश्यक खर्च हो, उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। जैसे ही सेना वापस आई, पुनः वहां कमीरों ने शासन स्थापित कर लिया था। तो जिस तरह लिटन थे, लिटन का काल 1876 से 80 तक था और ठीक इनके बाद आने वाले गवर्नर जनरल 1880 से 84 तक थे। इनकी नीतियां उदार थी। लॉर्ड रिपन की नीतियां, लॉर्ड रिपन भारतीयों में सज्जन रिपन के नाम से प्रसिद्ध थे और भारतीयों ने अगर किसी अंग्रेज को सम्मान किया ह्यूम और वेडरबर्न के बाद, तो सर्वाधिक सम्मान लॉर्ड रिपन को किया था। लॉर्ड रिपन की नीतियां रही जैसे प्रथम फैक्ट्री कानून 1881 में, इसी तरह मैसूर को 1881 में उनके वास्तविक वंशजों को वापस कर दिया गया था। अस्थायी शासन का प्रस्ताव इन्होंने ही, लॉर्ड रिपन ने ही भारत में अस्थायी शासन का प्रस्ताव रखा था, इसलिए भारत में अस्थायी शासन का जनक कहे जाते हैं। शिक्षा में सुधार करने के लिए इन्होंने हंटर आयोग गठित किया था, जिसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही थी और इन्होंने ही लॉर्ड लिटन के बारनाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। और सबसे अच्छा कार्य ये लॉर्ड लिटन का ये था कि इल्बर्ट बिल, ध्यान रखेंगे कि 1884 में उन्हीं के एक कानून, उनके मंत्रिमंडल के कानूनी सदस्य लॉ मिनिस्टर पीसी इल्बर्ट ने इस इल्बर्ट बिल को रखा था। उन्हीं के नाम पर इसको इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इस बिल में न्यायिक असमानता दूर करने का प्रावधान रखा गया था, जिसका अंग्रेजों ने जोरदार विरोध किया था और विरोध करने के जो उनके तरीके थे, उन्हीं तरीकों से भारतीयों ने सीख पाया। अर्थात किसी भी सरकार की नीति का विरोध करना हो तो पहले एक संगठन बनाया जाए, उसके लिए प्रचार किया जाए, ये तमाम मीटिंग किया जाए, गली नुक्कड़ सभाएं की जाए और पंपलेट बांटकर उसका विरोध किया जाए। ध्यान रखेंगे तो वहीं 1884 घटना थी इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल पास नहीं हुआ, यद्यपि उसमें सुधार किया गया, सुधरे रूप में पास हुआ, लेकिन वास्तव में जिस रूप में इल्बर्ट बिल को पास होना चाहिए था उस रूप में पास नहीं हुआ। तो भारतीयों को एक सीख मिली कि सरकार नीतियों का विरोध करने का क्या तरीका है और उसी का परिणाम था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसी नीति के द्वारा कांग्रेस ने अब सरकार का विरोध करने की नीति अपनाई थी। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन के उद्भव व विकास, तो राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव कारण था, पहला कारण था 1857 के विद्रोह की असफलता, घृणा व प्रतिशोध को जन्म। दूसरा कारण था राजनीतिक एकता की स्थापना। तीसरा कारण था राष्ट्रीयता के प्रेरक साहित्य व प्रेस। चौथा कारण था अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार। नेक्स्ट कारण था सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। नेक्स्ट कारण था ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां और नेक्स्ट था अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। इसके अलावा शिक्षित भारतीयों में संतोष तथा लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रिपन की नीतियां भी राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी। मीन्स भारत में कुछ राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहली सभा थी भूमिपतियों की सभा। इसको कहा जाता है लैंड होल्डर्स
सोसाइटी। ध्यान रखेंगे कि इसको प्रथम राजनैतिक संस्था भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था। भारत कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी है। वो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसका गठन 1836 में द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी संस्था ने लंदन में मिस्टर एडम को, ध्यान रखेंगे, किसी संस्था के द्वारा लंदन में मिस्टर एडम को ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के गठन में सहयोग दिया था। ये लैंड होल्डर्स सोसाइटी के द्वारा ही दिया गया था। उसी तरह अगली संस्था है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसका गठन 1851 में राधाकांत देव ने किया था। नेक्स्ट संगठन इंडिया लीग। ध्यान रखेंगे कि इंडिया लीग का गठन 1875 में बाबू शिशिर कुमार घोष ने किया था। एक कई बार प्रश्न पूछा गया है। इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। 1876 में गठित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे कि 1800 एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन प्रमुख राष्ट्रवादी नेता था जो कांग्रेस के स्थापना के अवसर पर या कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। ध्यान रखेंगे कि वो थे एसएन बनर्जी। कारण यह था कि दिसंबर 1885 में इसी संस्था ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। यह आयोजन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले सके थे। इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, एसएन बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग क्यों नहीं लिए थे। कारण यह था कि दिसंबर 1885 में एसएन बनर्जी के नेतृत्व में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था और इसीलिए वो कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। इसी ध्यान रखेंगे किसी संस्था के द्वारा लॉर्ड लिटन की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, विशेषकर आईसीएस आंदोलन, क्योंकि आईसीएस परीक्षा में भारतीयों को शामिल होने के लिए आयु को लॉर्ड लिटन ने घटा दिया था। ये 19 वर्ष कर दिया था। तो 19 वर्ष के आयु में लंदन में परीक्षा देकर आईसीएस की परीक्षा पास करना संभव नहीं था। इसीलिए एसएन बनर्जी ने इस आईसीएस एक्ट के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट संस्था है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ध्यान रखेंगे कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन ये फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग तथा बदरुद्दीन तैयब जी, ये 1883 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन ये फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग तथा बदरुद्दीन
तैयब जी ने किया था। उसी प्रकार आपके मद्रास महाजन सभा 1884 में मद्रास महाजन सभा गठन हुआ था। इसमें एमबी राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम तथा आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया था। उसी प्रकार पूना सार्वजनिक सभा, ध्यान रखेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एस.एच. चिपलंकर, जीबी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी तथा एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे कि प्रमुख संस्थाएं हैं जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व गठित हुई थी। इसी प्रकार विदेश में यानी कि ब्रिटेन में भी भारतीयों ने कुछ संस्थाओं का गठन किया था। जैसे लंदन इंडिया कमेटी का गठन 1862 में दादा भाई नौरोजी ने किया था तथा लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन 1865 में पुरुषोत्तम मुदलियार ने किया था, जबकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ये ब्रिटेन में विशेषकर लंदन में गठित होने वाली संस्थाएं थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना का सच क्या था, मीन्स कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस द्वारा चलाया गया इतिहास। हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।